फेसबुक को उसके कॉम्पिटिटर से कौन सी बात अलग करती है? इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि इसमें यूजर्स को अपनी असली पहचान और ऑथेंटिक ईमेल देना जरूरी था, ताकि यह पक्का हो सके कि किसी ने नकली आईडी नहीं बनाई है। ज़करबर्ग सिर्फ यही चाहते थे कि लोग अपनी असलियत के साथ अपनी लाइफ को बाकी दुनिया के साथ शेयर करें। फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्रेंडस्टर और माइस्पेस, दूसरे सोशल नेटवर्क्स ने अपने यूजर्स प्रोफाइल सही है या नहीं उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूजर्स की आइडेंटिटी क्रिएटिव और मजेदार हो सकती है, लेकिन फेसबुक इस मायने में अलग था कि यूजर्स को अपनी असली पहचान और बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी था। ज़करबर्ग ने कहा कि हम दुनिया में मौजूद सभी चीजों को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि दुनिया में भरोसा जिंदा है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हम अपनी दुनिया को आसपास के लोगों और रिश्तों के दम पर बांटकर देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों की मैपिंग कर रहे हैं जो रिश्तों में भरोसा करते हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में अक्सर दोस्ती का नाम देते हैं। इस तरह ये एक अलग ही तरह का नेटवर्क था जिसने असली कनेक्शन को मैप किया और यूजर्स के बीच रियल फ्रेंडशिप और भरोसा बनाने के लिए जगह दी। जिस वक्त फेसबुक लॉन्च किया गया था, उन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था फ्लिकर, फोटो बकेट और पिकासा जैसी फोटो शेयरिंग वेबसाइट्स का, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता था। उसी समय फेसबुक ने ऐसी फोटो शेयरिंग सर्विस की शुरुआत की जो बाकी सबसे अलग इसीलिए थी क्योंकि आप उन फोटो में अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे। इस सिंपल से फीचर ने यूजर्स को अट्रैक्ट किया और जल्दी ही फेसबुक फोटो शेयरिंग इवेंट्स के लिए मेन प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि अपलोड होने वाले फोटो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 5 सालों में फेसबुक के पास अपने यूजर्स के 15 बिलियन से ज्यादा फोटोज हो गए थे। यूजर्स ने रोज 100 मिलियन फोटो अपलोड की थी। ये ज़करबर्ग और उनके डेवलपर्स के ग्रुप के काम करने का तरीका है, जो एक नए मार्केट में एंट्री करने के बाद उसमें एक सोशल पहलू जोड़कर बाकी सबसे आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट पर फेसबुक गेम्स भी मार्केट में आ गए थे। ज़ेंगा नाम की एक कंपनी ने फेसबुक के लिए सिंपल गेम्स बनाए, जो मार्केट की दूसरी कंपनीज के गेम से बहुत ही बेसिक थे। फार्मविले और माफिया वॉर्स जैसे फेसबुक गेम्स की खास बात यह थी कि वो सोशल थे। आप दोस्तों के साथ इन गेम्स को खेल सकते हैं और स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। इससे यूजर्स के लिए यह और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। 2010 में माफिया वॉर्स में 19 मिलियन प्लेयर बने और फार्मविले के 54 मिलियन प्लेयर थे। इन्वेस्टर्स ने मार्केट में मिलने वाले एक्सपर्ट गेम इनोवेटर्स के कंपैरिजन में फेसबुक गेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। हालांकि ये इनोवेटर्स हाई क्वालिटी गेम्स बना रहे थे। स्कैंडल और लीगल मुद्दे। अपनी कामयाबी की ऊंचाई पर 2006 में मार्क को कानूनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हार्वर्ड कनेक्शन के लोगों ने ज़करबर्ग पर उनके आइडिया को चुराने का आरोप लगाया और लॉस की भरपाई के लिए उन पर मुकदमा चलाया। ज़करबर्ग ने कहा कि दोनों वेबसाइट कई सारे मायनों में अलग हैं। मुकदमे के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेजेस सामने आए थे, जो कि यह साबित करता था कि ज़करबर्ग ने दोनों साइट्स के बीच एक जैसी कॉमन बातें देखी होंगी और इसीलिए हार्वर्ड कनेक्शन के डेवलपमेंट में जानबूझकर देरी की ताकि पहले खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। द न्यूयॉर्कर के साथ अपने एक इंटरव्यू में ज़करबर्ग ने लीक हुए मैसेज पर अफसोस जताया और कहा कि वो इस घटना के बाद से एक इंसान के तौर पर काफी मैच्योर हुए हैं। ओरिजिनली इसमें 65 मिलियन का सेटलमेंट तय किया गया, लेकिन यह कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलती रही। उनके साथ कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी हुआ। यह तब हुआ जब लाखों फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम के कंसल्टेंसी फर्म ने बिना यूजर्स के परमिशन के इस्तेमाल किया। इस फर्म ने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक ऐप को यूज करके यूजर्स से सर्वे करवाया और डेटा कलेक्ट किया। यह सर्वे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने के लिए था और यूजर्स से फेसबुक के ओपन ग्राफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाई गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लगभग 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल का डेटा जमा किया। डेटा का यूज डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज के 2016 के प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन में हेल्प के लिए किया गया था। इस स्कैंडल ने फेसबुक पर इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिला दिया था, जिससे न्यूज वायरल होने के बाद फेसबुक के शेयर 15% नीचे गिर गए। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद ज़करबर्ग ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर माफी मांगी और बताया कि उनकी कंपनी
किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर को यूजर्स के इंफॉर्मेशन का लिमिटेड एक्सेस ही देगी। अमेरिका के सीनेट जुडिशरी कमेटी ने डेटा ब्रीच और जनरल डेटा प्राइवेसी पर विटनेस बुलाए। इस दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका में फेसबुक के रोल और सोशल मीडिया पर प्राइवेसी ब्रीच पर भी एक हियरिंग रखी गई। ज़करबर्ग ने कमेटी के सामने पेश होकर अपनी गलती मानी और कहा कि फेसबुक को गलत एक्टिविटी के लिए यूज होने से बचाने के लिए वे और ज्यादा काम कर सकते थे। ये फेक न्यूज इलेक्शन में किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस और गलत भाषा के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल के लिए ज़करबर्ग ने पब्लिकली माफी मांगी और कहा, यह मेरी गलती है और मुझे इसका अफसोस है। मैंने फेसबुक शुरू किया और मैं ही इसे चलाता हूं और उसमें जो भी होता है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। फेसबुक की कामयाबी के बाद ज़करबर्ग को पब्लिक स्कैंडल और खास तौर से यूजर्स इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के मुद्दे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्हें कई सारी कानूनी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा है। तो जिस तरह से मार्क ने इनका सामना किया, उससे हम क्या सीखते हैं? अपनी गलतियों से सीखिए और अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। ज़करबर्ग क्रिटिक्स का जवाब बखूबी देते हैं और एक वेबसाइट की एक क्लीन इमेज बनाए रखने के लिए फेसबुक को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। आज फेसबुक कहता है, हमारा बिजनेस भरोसे पर ही टिका है और काफी रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूजर्स के भरोसे को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए जिससे यूजर की प्राइवेसी को बचाया जा सके और यूजर डेटा को सिक्योर किया जा सके। 2018 की शुरुआत में ज़करबर्ग ने अनाउंस किया कि इस साल उनका पर्सनल गोल है फेसबुक यूजर्स की सेफ्टी और उनके डेटा का किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल और किसी भी देश या स्टेट का इंटरफेरेंस रोकना। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हम सभी गलतियों या मिसयूज को नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने और अपने टूल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर हम इस साल कामयाब रहे तो हम 2018 को एक बेहतर ढंग से पार कर सकेंगे।